अब हमारे साथ, जैसे मैंने कहा, कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय जुड़े हैं। उनसे बात करते हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है? एक हर कोई बहुत एक जैसे कहते हैं ना, सिंपलिस्टिक वे में बोल रहा है कि एमटीएफ बुक कोलैप्स हो गई है, इस वजह से मार्केट गिरा है। आई एम श्योर कि वो एक कारण हो सकता है, लेकिन आपका क्या व्यू है? अभी तो अनुज जी, आई थिंक वो एक डेटा पॉइंट था कि वो 1,13,000 या कुछ इस तरह से एमटीएफ बुक की जो बिल्डअप हुई है वो उसकी वजह से अगर स्टॉक्स गिरते भी हैं थोड़े से, तो उनकी अनवाइंड की वजह से और स्टॉक्स गिर जाते हैं और एमटीएफ भी थोड़ा सा कोलैप्स हो जाता है। वो शायद बहुत शॉर्ट टर्म इशू है, क्योंकि एमटीएफ इज यूजली बैक्ड विथ स्टॉक। सो जिस तरह से वो स्टॉक बेच के कवर करते हैं, उसी तरह वो एमटीएफ का जो फंडिंग आउट लिमिट है वो चेंज हो जाता होता रहता है। बट एमटीएफ रिलेटिवली कम रहा है पहले। अभी आई थिंक रिसेंटली हाल ही हाल में इट हैज इंक्रीज बिकॉज सम ऑफ द न्यू एज ब्रोकर्स उन्होंने अपने एमटीएफ बुक्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। मैं ये कहूंगा कि इन जनरल आपको बोरो करके स्टॉक्स नहीं खरीदने चाहिए। ये एक बहुत लेवरेज्ड तरीका है स्टॉक्स में एंटर करने का, और इसमें लॉसेस और नुकसान मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जनरली ना ही करे तो अच्छा है। तो एक तरह से एमटीएफ फंडिंग का बुक अगर कम हो जाए तो अच्छा ही है, आई थिंक, मार्केट के लिए। ये लेवरेज वाले प्लेयर्स हैं जो छोटे छोटे मूव्स में भी उनका लॉकआउट हो जाता है या फिर उनके शेयर्स बिक जाते हैं। वो बेटर है कि पहले ही छोटे मूव्स में ही उनके वो खत्म हो जाए तो अच्छा है। बट इशू ये है कि कोई अपसाइड ट्रिगर कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, और वो जो अपसाइड ट्रिगर था कि जिसमें हमने इंटरेस्ट रेट्स कम होते हुए देखे हैं, उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मार्केट में कोई नए अनाउंसमेंट्स नहीं आए कैपेक्स के, और आई थिंक लोग अब यूएस ट्रेड डील के इंतजार में। लेकिन मुझे लगता है वो भी अगर आएगा तो मार्केट, आई थिंक, उसमें कोई ज्यादा अपसाइड ट्रिगर नहीं है। तो इस बार थोड़ा सा लैकलस्टर ही है मार्केट। शायद अर्निंग्स का वेट करना पड़े जनवरी में या फिर बजट का, उसी के बाद बेटर ट्रिगर्स आ सकते हैं। अच्छा दीपक जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। यूएस की तरफ हम दो प्रोस्पेक्टिव से निगाहें टिकाए हुए हैं। ट्रेड डील से क्या निकल के आता है, कोई ब्रेक थ्रू आता है कि नहीं आता है, कहाँ हम शायद अप्रैल में वो पहले देश होते जो ट्रेड डील एग्जीक्यूट कर चुके होते। नाउ इट्स ऑलमोस्ट दिसंबर। और दूसरी तरफ रेट कट की पॉसिबिलिटीज़। इन दोनों इवेंट्स को आप कैसे रीड कर रहे हैं? और एक वो इंडेक्स निफ्टी आईटी जो कि अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से एक बड़ा डिफरेंशियल मेंटेन करता है, एक रेट कट अगर यूएस में आता है तो निफ्टी आईटी का प्रोजेक्शन क्या है आपका? उस वक्त आईटी कैसे बिहेव करेगा? तो मुझे वीरेंद्र जी ऐसे लगता है कि अगर यूएस में रेट कट आती भी है तो यूएस मार्केट्स गिरेंगे। यूजली उल्टा ही होता है जो लोग सोचते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब इंतजार में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जब एक्चुअली इवेंट होता है तो मार्केट्स यूजली उसको मतलब फिर और क्या रह गया देखने को, इंतजार करने को। तो उस तरह से देयर इज एन एडजस्टमेंट। उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इंडियन आईटी में कोई ज्यादा वैसे फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन आईटी की जो मेजर रेवेन्यू, जो अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट, अगर एक्सचेंज रेट में अगर डिफरेंशियल है, तो यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफाइड होता है कि अगर एक्सचेंज रेट एक तरफा चेंज हुआ तो उसका बेनिफिट दोनों पार्टीज को मिलेगा। ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में, आईटी कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा जाता है। तो उससे ज्यादा बेनिफिट किसी को, ₹1 ₹91 भी अगर हो गया तो ज्यादा इम्पैक्ट आईटी कंपनीज को नहीं आएगा। लेकिन मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड अगर यूएस में होता है तो नेक्स्ट ईयर के जो बजट्स हैं, जो जैन फेब अप्रैल में आएंगी, जैन फेब मार्च में आएंगी, वो उस बजट्स में शायद उनका जो आउटसोर्सिंग या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग बजट्स होंगे वो थोड़े से इंक्रीज होंगे। ये मुझे आई थिंक होपफुली ही लगता है, क्योंकि मुझे अभी ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है कि ज्यादा इंक्रीज स्पेंडिंग हो रही है अमेरिका में। लेकिन उसकी वजह से अगर वो हुआ तो डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट आईटी कंपनीज को आ सकता है। लेकिन आईटी कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 1 मंथ में। हालांकि वे
H1B का जो इशू है या फिर वीजास के जो और या सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जो बैकलैश आया था यूएस में, वो अभी भी जारी है। तो इस बैकड्रॉप में अगर आप देखें तो आईटी कंपनी से काफी डिसेंटली परफॉर्म किया लास्ट मंथ में। मुझे लगता है कि शायद काफी गिर चुके हैं इन दैट सेंस। तो शायद उस बेस पे थोड़ा सा मतलब अपना बेस बना रही हैं, और जैसे अच्छा ट्रिगर आता है फिर उनमें भी ग्रोथ आएगी। बट अभी अर्ली डेज है, अभी सिर्फ स्पेकुलेशन के डेज है कि शायद ये हो सकता है शायद ही नहीं। आई थिंक अनाउंसमेंट्स के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह से उनका रुख या हमारा रुख उनकी तरफ किस तरह से चेंज होगा। ओके, तो थोड़ा अभी वेट है फिलहाल। आईटी पर ये व्यू हो गया दीपक जी आपका। लेकिन कल हम बात कर रहे थे ईएमएस स्पेस को लेकर और पूजा पाठ की हमने चर्चा की थी। आज लगता है वो शायद काम करते हुए नजर आई है। केन्स टेक देखिए काफ़ी हालिया गिरावट के बाद आज चढ़ता हुआ, पीछे इलेक्ट्रोप्लास्ट भी चढ़ गया। स्टॉक स्पेसिफिक तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईएमएस एज ए स्पेस और हाल के उतार चढ़ाव को कैसे देख रहे हैं आप, और आपका क्या व्यू है इस पर फिलहाल? दो चीजें हैं श्रेया जी। एक्चुअली एक तो बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक्स है, ये नहीं कि चीप थे और अभी भी चीप नहीं है। अगर इन स्टॉक्स में के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, पर उनकी जो मतलब पी रेशियोज हैं 90-100 के करीब हैं। और शायद इन्होंने क्या किया, काफी ऐसी कंपनीज ने और अर्निंग्स को काफी अच्छी तरह से 3 साल 4 साल में ग्रो किया है, इसलिए उनके स्टॉक प्राइस बढ़े, लेकिन पी रेशियो सेम ही है, 100 के करीब ही है। अब पी कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है जिस तरह से, अगर आप देखें आगे का जो ग्रोथ है वो शायद अच्छा होगा, लेकिन शायद इतना अच्छा नहीं होगा जितना पिछले 3 साल में हुआ था। ये लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है। यहाँ पे मुझे 50-60% की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 10 ईयर्स के हिसाब से ठीक लग रही है। मतलब लॉन्ग टर्म में ये इनमें से कुछ प्लेयर्स यहाँ से 10x 15x हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कुछ प्लेयर्स उनकी कैपेसिटी नहीं होगी एक्सपेंशन की, उनकी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वहां पे आई थिंक दे विल बी करेक्शन एंड स्केल डाउन ऑफ सम प्लेयर्स। तो अगर सेक्टर देखें तो आई थिंक सेक्टर में अगर आपके पास 10 ईयर्स का विजन है तो आप, और इस सेक्टर में 50% स्टॉक्स का गिरना नॉर्मल है। इनफैक्ट कुछ कंपनीज जो आपने मेंशन करी थी वो इस साल में जनवरी के वक्त भी 50% गिरी थी, फिर वापस भी आई बैक टू द न्यू हाई, और फिर अब 50% गिरी है। तो इतनी वॉलेटिलिटी है इन स्टॉक्स में, तो आपका अगर अगर इस वॉलेटिलिटी को झेलने की क्षमता नहीं है तो शायद ये सेक्टर ठीक नहीं रहेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक विजन अच्छा है। इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की सख्त जरूरत है। हमारा थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्रूड पहला है, गोल्ड सेकंड है, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर इसमें हम चलो गोल्ड तो हम खुद मैन्युफैक्चर तो कर नहीं सकते, क्रूड भी हम कुछ 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 हद तक कर सकते हैं, कुछ हद तक डिस्कवरीज होती हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक जरूर हम उसके लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बना सकते हैं। जो स्मॉल थिंग से लेके बड़ी थिंग से, रजिस्टर डायोड से लेके चिप्स तक हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, पर कौन सा प्लेयर सक्सीड होगा उसका मुझे अभी कोई अंदाजा नहीं है। आई थिंक इसमें डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेना बहुत जरूरी है। ओके, डाइवर्सिफाइड अप्रोच लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दीपक जी, ये जो एशियन पेंट्स में एकदम से वापस 2 दिन में गिरावट हुई इतनी बड़ी रैली के बाद, इसे आप कैसे देख रहे हैं? तो आई थिंक जनरली पेंट सेक्टर में ये आई थिंक डर का माहौल था लास्ट 2-3 साल में कि 2-3 नए प्लेयर्स आ गए, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के मुकाबले अगेन पहली बार उनको कंपटीशन झेलना पड़ रहा है। और जिस तरह से आप देखिए, जैसे कोई क्रिकेट इवेंट देखें तो स्पॉन्सरशिप्स जो पेंट कंपनीज कर रही हैं वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है जैसे पहले ही हुआ करता था कि सिर्फ 1-2 कंपनीज ही मतलब स्पॉन्सर करती थी। अब सारे अलग अलग कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपनी जो एडवर्टाइजिंग है वो इंक्रीज कर रही हैं। इससे एक ही चीज होती है कि आई थिंक लॉन्ग टर्म में कंपटीशन की वजह से मार्जिन कम होंगे, और जितनी हाई आरओसी हमारी कुछ कंपनीज की थी लगातार 30-35% की, वो शायद उसमें उतना आरओसी नहीं रहेगा। इनको इन्वेस्टमेंट्स भी करने पड़ेंगे, बोथ फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव ऑल्सो फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव रीच एंड ऑल्सो कि जिस तरह से मतलब अगर आप
प्राइसिंग को थोड़ा सा प्राइसिंग में थोड़ा सा ढील नहीं देंगे तो फिर आपको आपकी ग्रोथ थोड़ी सी कम भी हो जाएगी। पेंट में वैसे भी इतने मार्जिन नहीं होने चाहिए, ये तो कमोडिटाइज काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। तो इसमें नेचुरली कंपटीशन तो आना ही आना है। आप अगर बाहर देखें तो कोई पेंट कंपनी इस वैल्यूएशन पे तो कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि पेंट्स का सेक्टर जनरली कॉम्पिटिटिव होता है और इन द एंड कितना मतलब टेक्नोलॉजिकली कितना ही एडवांटेज कर लोगे एक दूसरे से। सो आई थिंक प्राइसिंग करेक्शन नॉर्मल था और आना चाहिए था। बीच में थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाई इट वेंट अप अगेन, कि कुछ नैरेटिव बन गया कि देखो वो सब कंपटीशन ने कुछ हमें बिगाड़ा नहीं है, पर शायद ये भी है कि लॉन्ग टर्म में ये कॉम्पिटिटिव सेक्टर ही रहेगा और इसमें मार्जिन्स कम होंगे ही। तो हम इस पुराने जैसे 60-70 के पी रेशियो नहीं दे सकते ऐसे सेक्टर को। ये सेक्टर मैक्सिमम 10-15% ही ग्रो करेगा ऑन प्रॉफिट्स। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मतलब मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एंड पी कॉन्ट्रैक्शन दोनों की संभावना है। शायद इसलिए लॉन्ग टर्म में मुझे प्राइसेस थोड़े से मॉडरेट होने में लगती हैं। अब करंटली क्यों 2 दिन में हुआ उसका तो मैं कोई अंदाजा नहीं लगाता। आप मुझे सिक्का दे दीजिए, हेड्स आया तो ये, टेल्स आया तो वो तो मैं बोल ही सकता हूँ। पर मुझे मुझे आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बी वेरी राइट। अच्छा दीपक जी, ये लिकर स्पेस में आपके पास कुछ है क्या? वैसे लड़खड़ाना लाजमी होता है इनके साथ, लेकिन ये सबसे स्टेबल है। लुक एट रेडिको एट ऑल टाइम हाई, तिलक नगर इंडस्ट्रीज एट ऑल टाइम हाई, यूएसएल, आई मीन नो रिट्रेसमेंट व्हाटसोएवर। आपका व्यू क्या है इस पे? तो आई थिंक एक तो हमारे कुछ स्टॉक्स इसमें हैं हमारे पास, तो हाँ थोड़े से बायस्ड है हम इसमें। बट इसमें ये एक चीज है कि इंडिया का जो प्रोफाइल है, जो ये जो कंपनीज जिसके बारे में बात कर रहे थे, अदर देन यूनाइटेड स्पिरिट्स, अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज वर लो नॉट प्रीमियम ब्रांड्स। इन्होंने अपने ब्रांड्स को प्रीमियम बना दिया है कि नए मार्केटिंग की वजह से और नए प्रोडक्ट्स की वजह से। और इस इम्प्रूवमेंट की वजह से आई थिंक इनकी जो सेल्स हैं उनका प्रोफाइल चेंज हो गया है, प्रीमियमाइज हो गए हैं इसमें। और दूसरी बात की इंटरनेशनली भी थोड़ा सा क्लेम आने लग गया। इंडियन अल्कोहल ब्रांड्स अभी फीचर करती हैं टॉप अल्कोहल, टॉप सिंगल मॉल्ट्स या टॉप जिन्स वगैरह में। तो इसमें जो थोड़े से लिस्टेड ब्रांड्स हैं, आई थिंक उसमें वो आई थिंक इम्प्रूवमेंट इसलिए आई है और इंटरेस्ट भी इसलिए आया है कि यहाँ पे स्केल यहाँ से कई गुना ज्यादा हो सकता है। इंडिया जनरली लो एंड अल्कोहल्स में ज्यादा प्रेजेंस था हमारा, इवन फॉर सम ऑफ द लार्जर कंपनीज। लेकिन अब थोड़े से प्रीमियमाइजेशन की वजह से और इस प्रीमियम में जो इंक्रीज मार्जिन है उसकी वजह से इनकी आरओईज बहुत कम हुआ करती थी, 3-4% हुआ करती थी। अब उनके आरओईज 18-19% की तरफ आ रही हैं। तो आई थिंक उस वजह से भी थोड़ा सा मार्केट में आई थिंक इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी बढ़ गया है। बट मुझे ये लगता है मेन चीज होगी ग्रोथ। यहाँ पे अगर ग्रोथ रुक गई तो इनमें प्रॉब्लम है, पर अभी ग्रोथ है, इसलिए आई थिंक इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी जगा हुआ है और हम भी इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे नहीं बोलूंगा कि हम बिल्कुल अनबायस्ड हैं इसमें। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में प्रीमियमाइजेशन का इनका बहुत बेनिफिट आएगा इस सेक्टर में। ओके, मीनवाइल इंडिगो के सीईओ का बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। वो अभी अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट भेजा है कि इंडिगो के सारे ऑपरेशंस नॉर्मलाइज हो गए हैं। जी हाँ, और ये एक बहुत बड़ा राहत की खबर मानी जाएगी श्रेया और वीरू। और वीरू आप भी रिलैक्स कर सकते हैं क्योंकि आपको आना है फ्राइडे को, और आशीष भी रिलैक्स कर सकते हैं, उनकी कल की फ़्लाइट है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ऑपरेशंस बहाल कर दिए गए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इंडिगो को पॉजिटिव पॉइंट्स देने होंगे कि आपने इतनी जल्दी मामले को पूरा बहाल कर दिया। तो व्हेन इट्स गुड। और ये जो इनके सीईओ इन्होंने बयान दिया यहाँ पर कि ऑपरेशंस जो हैं वो नॉर्मलाइज हो गए हैं। पीटर एल्बस का बयान है ये। मैं चाहूँगा कि उस बयान को हम डाउनलोड करें और उसको प्ले भी करें, क्योंकि वो उन्होंने उनकी वेबसाइट पर भी है वो, और ट्विटर पर भी डाला गया है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी है। और अच्छी खासी रिकवरी अब इस समय स्टॉक में हो रही है। और जैसा आज सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे कि इस लेवल पर आकर अब आप इंडिगो को शॉर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई ना कोई फंड भी आकर जिन लेवल पर ये आ गया है, एक बार के लिए शायद थोड़ी सी बाइंग भी करें। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है कि कंपनी की दिक्कतें पूरी बस खत्म हो गई हैं और यहाँ से ये स्टॉक बस अब वन वे वापस ऑल टाइम हाई पर जाएगा, वो नहीं होगा। लेकिन कम से कम एक रिलीफ सॉर्ट ऑफ प्ले आउट हो रहा है। दीपक जी, आपका क्या व्यू होगा इस पूरे मामले पर, इंडिगो पर?
तो आई थिंक एक चीज अच्छी है अनुज जी की इस कंपनी ने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि वो काफी हद तक पावरफुल हो गई, और इन्वेस्टर्स को ये चाहिए होता है कि यूजली कंपनी अपने कंपनी के पास कोई प्राइसिंग पावर हो, या फिर कोई ऐसा पावर हो जिसमें लोग डिमांड करें उनके प्रोडक्ट को। लेकिन अब वो डिमांड आई थिंक उनके ऊपर इट हैज कम एंड हर्ट देम, कि उनका डिमांड इतना ज्यादा था और कि उनके फ्लाइट्स अगर डिसरप्ट हो गए तो पूरी इंडिया एट दैट पॉइंट वाज स्ट्रगलिंग, देयर वर सो मेनी इश्यूज एंड ऑल दैट। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि आई थिंक रेगुलेटर्स भी जान गए हैं कि देखिए इस तरह से अगर एक कंपनी इतना पावरफुल इतनी पावरफुल हो जाती है तो शायद इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है। एक तो या तो हमें दूसरे प्लेयर्स को एनकरेज करना चाहिए, या फिर इस प्लेयर के जितने सेक्टर्स हैं, हमने जितने इनको लुक्रेटिव सेक्टर्स दिए हैं उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट कॉमन सेक्टर्स पे और फ्लाइट्स आ सके, दूसरे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकें। और थोड़े कुछ रूल्स भी हैं जो बड़े प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि अगर आपको कोई पायलट हायर करना हो, इंडिगो का पायलट अगर एयर इंडिया में जाना चाहता है तो उसका नियरली 1 ईयर का वेटिंग पीरियड होता है, कि वो पहले वो लेटर लें, फिर एक 6 या 12 महीने का वेटिंग पीरियड होता है। तो आप अपने फ्लीट को इंस्टेंटली, पायलट्स को आप इंक्रीज नहीं कर सकते बाय पोचिंग फ्रॉम अनदर एयरलाइन। बट इससे क्या होता है कि बड़े जो फ्लीट्स हैं उनकी पावर बढ़ जाती है, क्योंकि आप उनसे पायलट्स नहीं ले सकते, एक्सपीरियंस पायलट नहीं ले सकते, आपको किसी और में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ऐसी जो रूल्स हैं वो शायद वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी, और इसकी वजह से जो डोमिनेंट प्लेयर है उसका पावर कम हो जाएगा। तो ये हमें देखना ही पड़ेगा। और याद है आपको, अगर जिस टाइम पे इंडिगो वाज नॉट द बिगेस्ट एयरलाइन, या फिर उनका मार्केट शेयर बहुत कम था, इससे ये नहीं था कि हमेशा प्रॉफिट्स ही कमाती थी। कई बार ऐसा था कि बहुत सारे लॉसेस भी आते थे ऐसे शेयर्स में। तो मुझे लगता है कि अब हमें उस तरीके से भी देखना पड़ेगा कि अगर इनके मार्केट शेयर ग्रोथ में रोक डाला जाए तो फिर क्या प्रॉफिट्स इसी तरह से ग्रो होंगी, ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी साथ में, या फिर बाकी जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, क्रूड, ETF प्राइसेस वगैरह, उसकी वजह से मार्जिन स्क्रिप हो जाएगी। ये देखना अभी बाकी है। बट आई फील दैट इंडस्ट्री को इन जनरल शुड नॉट बी सो डिपेंडेंट ऑन वन प्लेयर, एंड वी शुड हैव मोर एयरलाइंस और मोर रूट्स अवेलेबल टू अदर एयरलाइंस। वो मेरा पर्सनल व्यू है, बट ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट आई थिंक विल नॉट लुक एट इट काइंडली ऑन ऑन द लिस्ट बिगेस्ट लिस्टेड प्लेयर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी ये पूरी कॉन्वर्सेशन के लिए। एक बार वो बाइट सुन लेते हैं।